तो कल आप लोगों ने देखा था कि पोषण में मैंने विटामिन पढ़ाया था। इसके पहले हमने पोषण पूरा कंप्लीट पढ़ाया है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सबके बारे में बताया। आज मैं आपके सामने पाचन को लेकर के आया हूं। पाचन एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाइए, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। यह केवल एक एग्जाम के लिए ही नहीं महत्वपूर्ण है, यह आप डेली लाइफ में भी इसको यूज कर सकते हैं। अगर पाचन अच्छे से आप पढ़ लोगे तो आपको जो है कि कैसे खाया जाता है इस सब की जानकारी अच्छे से हो जाएगी और आप एसिडिटी के शिकार बहुत कम होंगे। तो हम बात करते हैं कि पाचन पाचन होता क्या है। पाचन तो नाम है, तो अब इसमें ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन क्या है कि कोई भी एक जटिल भोज्य पदार्थ है जिसको सरल भोज्य पदार्थों में एंजाइम व पाचक रसों के द्वारा बदला जाता है। क्लियर है? तो अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि जटिल भोज्य क्या होता है। तो जटिल भोज्य का मतलब ये होता है कि जो हम लोग चावल, रोटी, सब्जी, ये सब हम लोग खाते हैं कहाँ, यानी कि इसको हम अपने शरीर में डालते हैं। लेकिन ब्लड में क्या, हमारे ब्लड में चावल जाता है क्या, रोटी जाता है क्या, सब्जी जाता है? तो इसका आंसर होगा नहीं। ब्लड में तो हमारा जो है ब्लड एक लिक्विड है और ये क्या है, ये सब सॉलिड है। तो आखिर इन सबों को तोड़ने के लिए, तोड़ मरोड़ करके, पीस करके एकदम जो है कि पानी के फॉर्म में ऐसे समझो, तो बनाने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है वो प्रोसेस ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। क्लियर है? तो अब वो प्रोसेस कहां से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पाचन के स्टेज यानी कि चरण कितने हैं। पाचन के चरण, स्टेज ऑफ डाइजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेज ऑफ डाइजेशन। ठीक है? अब ये कई बार पूछा गया है, सीक्वेंस में भी पूछा गया है। पहला होता है इंजेशन, इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन और तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन और चौथा होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन है ना। उसके बाद पांचवा होता है केवल इजेशन, यानी कि बाहर निकालने वाले की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। अंतर्ग्रहण क्या होता है? अंतर्ग्रहण जो होता है कि हम किसी भी भोज्य पदार्थ को अपने मुंह में लेते हैं तो उसको अंतर्ग्रहण कहते हैं। डाइजेशन, उस भोज्य पदार्थ को जब वो मुंह में चला जाता है तो डाइजेशन क्या है, तो डाइजेशन अगर हम इसमें बात करें तो डाइजेशन की शुरुआत कहां से हो जाती है, तो बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहा से शुरू हो जाता है और कहां तक चलता है, एनस तक चलता है। और इसमें कई हमारी ग्रंथियां भी काम में आती हैं, बहुत से हमारे जो होते हैं कि छोटे छोटे ग्लैंड भी काम आते हैं। सब पे मैं चर्चा कर लूंगा। तो सबसे पहले डाइजेशन में जो कि हम लोग को देखने को मिलता है कि सबसे पहले हमारा मुंह आ जाता है, मुंह आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ग्रसनी आ जाएगा, ग्रसनी के बाद ग्रास नली आ जाएगा, ग्रास नली के बाद अमाशय आ जाएगा, अमाशय आ जाएगा। अमाशय के बाद हमारा आ जाएगा छोटी आंत, छोटी आंत, और आ जाएगा बड़ी आंत, बड़ी आंत, है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, माउथ,
इसको जो होते हैं एसो ये होता है थर्नेक्स जो होता है फ्रेनेक्स हो गया। और इसके बाद होता है ग्रसनी हमारा है, तो ग्रसनी को हम लोग एसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं? एसोफेगस। एसोफेगस ये सब इंपॉर्टेंट है। अमाशय को हम लोग स्टोमक कहते हैं, स्टोमक। यहाँ पे जो है छोटी आंत को स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। और चौथे को बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर है? तो ये जितना भी मैंने बताया यही एक कंप्लीट डाइजेशन होता है, पाचन। सबसे पहले भोजन मुंह में आता है। मुंह में क्या होता है कि उसको जो है कि तोड़ा जाता है दांतों के द्वारा उस भोज्य पदार्थों को। हम दांत भी देख लेंगे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत जो होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। आपको अगर देखे यहाँ पे दांत, तो दांत के बारे में आपको बता दें, दांत जो होता है 4 प्रकार होता है। पहला होता है इंसीजर, इंसीजर हो गया, केनाइन हो गया, केनाइन हो गया। इसके बाद प्रीमोलर हो गया, प्रीमोलर हो गया, फिर मोलर हो गया, है ना। तो प्रीमोलर, मोलर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कृंतक, रदनक, अग्रचौरणक और चौरणक, है ना। तो दांत इन प्रोसेस के द्वारा जो होता है कि दांत के द्वारा भोजन को पहले काटा जाता है, फाड़ा जाता है, चीरा जाता है, पीसा जाता है ना। इसको पीसा जाता है। तो अब इसके बाद ग्रसनी, यानी कि ग्रसनी जो होता है इसी के अंदर पाया जाता है, बक्कल कैविटी के अंदर होता है ग्रसनी। और इसके सहायता से एसोफेगस, एसोफेगस से होते हुए हमारा भोज्य पदार्थ कहाँ आता है? हमारा भोज्य पदार्थ आता है अमाशय में। कहाँ आता है? अमाशय में। हम इसको फिगर के द्वारा भी देख लेंगे। अमाशय में, अमाशय के बाद जो होता है भोजन का जो होता है कि पाचन होता है। अगर पूछा जाए कि अमाशय में क्या कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, तो आंसर होगा नहीं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन अमाशय में यानी स्टोमक में नहीं होता है, मुंह में। तो सबसे पहले अगर याद रखिएगा, अब अमाशय में हो गया, उसके बाद यह छोटी आंत में चला जाता है और लास्ट में बड़ी आंत में जाकर के ये कंप्लीट पाचन देखने को मिलता है। कितने चरण में होता है? तो 5 चरण में कंप्लीट होता है। अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि मुख में कैसे पाचन शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है, किसका पाचन होता है ना। इन तमाम को हम लोग क्या करेंगे, आइए अगले देखते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा पूरा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। अब हम बात कर लेते हैं। देखिए एक छोटा सा अगर हम लोग रफ डायग्राम बना लें, अगर हम लोग रफ डायग्राम इसको अगर हम कहें कि बना लें ऐसे करके, ठीक है। और ऐसे एक हम लोग रफ डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, यहाँ से जुड़ा रहता है आपका छोटी आंत, ठीक है। और यहाँ से आपका बड़ी आंत यहाँ से आकर के जुड़ जाता है। इसी तरह से इसको भी इधर से दिखा दीजिए। यह एक रफ डायग्राम हम लोग को देखने को मिल जाएगा। इसमें ये स्टोमक का पार्ट होता है, यह स्टोमक होता है। ये जो पूरा पार्ट होता है ये छोटी आंत होता है। ये छोटी आंत हो गया, छोटी आंत हो गया। और ये जो होता है इसमें ऐसे ऐसे भी होता है पूरा, ऐसे ऐसे करके
पूरा ये आप लोग अच्छे से इसका डायग्राम देखेंगे तो ये होता है बड़ी आंत। कौन सा होता है? बड़ी आंत होता है। क्लियर है? अब छोटी आंत हो गया, स्टोमक हो गया, बड़ी आंत हो गया। अब इसी को हम लोग कहते हैं ग्रास नली। क्या कहते हैं? ग्रास नली, एसोफेगस। और ये हमारा पूरा क्या होता है? ये हमारा पूरा होता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी को हम लोग कहते हैं मुख गुहा। मुख गुहा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो पाचन जो होता है बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहा से शुरू होता है। अब मुख गुहा में क्या क्या आता है तो याद रखिएगा, मेन चीजें को आपको याद रखना है बक्कल कैविटी में। तो पाचन से रिलेटेड सबसे पहले माउथ, दूसरे नंबर पे आप टीथ, है ना। उसके बाद आप टंग भी रख सकते हैं, है ना, टंग यानी जीभ है। तो माउथ और दांत ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मुंह, तो अब हम बात कर लेते हैं मुंह। मुंह में यानी कि मुंह में किसका पाचन होता है? तो मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और इसको बचाने के लिए जो कि लार ग्रंथियां भी इसके मुंह के अंदर पाई जाती है। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि से जो एंजाइम निकाला जाता है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, टाइलिन। कौन सा है? टाइलिन। तो टाइलिन जो होता है ये क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट को जो होता है सिंपल फूड में यानी कि ग्लूकोज में, स्टार्च में बदलने का काम करता है। और यही एक क्या है? एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। तो पूछा जा सकता है लार ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम का नाम क्या है? तो नाम क्या है आपको यहाँ ध्यान देना है कि नाम क्या हो जाएगा? एंजाइम हो जाएगा। क्लियर है? तो एंजाइम तो कौन सा नाम हो जाएगा? टाइलिन हो जाएगा। टाइलिन किसका संबंध किस ग्रंथि से है? लार ग्रंथि से है, यानी कि सलेवरी ग्लैंड से है। सलेवरी ग्लैंड कहाँ पाया जाएगा? माउथ में, मुंह में। मुंह में किसका पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। सबसे पहले भोजन कहाँ आता है? मुंह में ही आता है। पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मुंह से ही शुरू होता है। इतना आपको पूरा याद रख लेना है। अब यहाँ से जो हम लोग कटापिट करके एकदम भोजन को लुगदी बना करके स्टार्च के फॉर्म में जो है ग्रास नली की सहायता, फ्रेनेक्स के होते हुए ग्रास नली की सहायता से वो कहाँ जाता है? तो अमाशय में जाता है। अमाशय में यानी अमाशय में जाता है। तो अमाशय में इसका कंप्लीट पाचन भी यहाँ देखने को मिलता है। तो एक फैक्ट याद रखिएगा कि ग्रास नली में किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। अब आगे याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन आया है कि पाचन क्रिया के दौरान कौन सी गति होती है? तो याद रखिएगा क्रमाकुंचन गति, जिसको हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मोशन, पेरिस्टाल्सिस मोशन कहा जाता है। तो आपको ये पूरा फैक्ट लिख लेना भी है कि पूरे पाचन क्रिया में कौन सी गति होती है। तो पाचन क्रिया में क्रमाकुंचन गति होता है। क्रमाकुंचन गति, कौन सी गति? क्रमाकुंचन गति होता है। क्लियर हुआ? बात समझ में आया बिल्कुल कि नहीं? तो उम्मीद करता हूं कि एक छोटा सा वीडियो है, आपको काफी चीजें सीखने को मिला होगा। कल हम बात करेंगे स्टोमक में किसका किसका पाचन होता है। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिवीजन जरूर करिए।